Hello everyone, this is Rachna Rai Sharma, Assistant Professor, Community Health Nursing in Metro College of Nursing. So we were discussing about health assessment, Unit 3rd of Community Health Nursing in GNM first year. In last lecture, we have discussed about introduction of health assessment, its definition, then purposes, then types, techniques, process. Continuing with that, now we will discuss about head to toe health assessment, means how to conduct health assessment in general. So firstly, हेल्थ असेसमेंट, एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट के लिए आपको क्या क्या कंडक्ट करना होता है. एक तो आप फिज़िकल हेल्थ असेसमेंट देखते हैं, इसमें ये 4 टाइप्स की होती, 4 चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट में. फर्स्ट इज़ फिज़िकल हेल्थ असेसमेंट, सेकंड साइकोलॉजिकल हेल्थ असेसमेंट, थर्ड इज़ सोशल हेल्थ असेसमेंट और फोर्थ स्पिरिचुअल हेल्थ असेसमेंट. क्योंकि आपने पढ़ा है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है, जो हेल्थ के अलग अलग डायमेंशंस हैं वो कौन कौन से हैं. वो यही हैं, फिज़िकल डायमेंशन हो गया, साइकोलॉजिकल डायमेंशन हो गया, सोशल डायमेंशन हो गया, स्पिरिचुअल डायमेंशन हो गया. तो उसी बेसिस पे हमें हेल्थ असेसमेंट करनी होती है. हमें फिज़िकली जो है फ़िज़िकल हेल्थ को असेस करना है, साइकोलॉजिकल यानी मेंटल हेल्थ को असेस करना है किसी भी पर्सन की, सोशल हेल्थ को असेस करना है उसकी, और उसकी स्पिरिचुअल हेल्थ को असेस करना है. अब हाउ टू कंडक्ट अ हेल्थ असेसमेंट, हाउ विल यू, एक जब आप कम्युनिटी में जाते हो या आप हेल्थ सेंटर पे आपकी पोस्टिंग होती है, तो आप एक किसी भी पर्सन की हेल्थ असेसमेंट कैसे करोगे. आप स्कूल्स में आपकी स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के अंडर आपको हेल्थ असेसमेंट करनी हुई, या आप किसी होम विजिटिंग के लिए गए हो, वहाँ पे आपको हेल्थ असेसमेंट करनी हुई, तो आप किस तरह से करेंगे. या आप हेल्थ सेंटर पे हैं, पेशेंट आपके पास आया, कम्युनिटी के लोग आपके पास आए हैं, कैसे हेल्थ असेसमेंट करोगे उनकी. तो सबसे पहले तो आप जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो रिव्यू करोगे. जनरल इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी, ये या तो आपको प्राइमरी डेटा से मिलेगी या सेकेंडरी डेटा सोर्स से मिलेगी. प्राइमरी डेटा सोर्स यानी कि क्लाइंट, यानी कि पेशेंट. ठीक है, पेशेंट जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है, तो पेशेंट आपको हो गया प्राइमरी डेटा सोर्स, और जो आपको इन्फॉर्मेशन पेशेंट से मिली उसको कहेंगे आप प्राइमरी डेटा. ठीक है, और दूसरा हो गया सेकेंडरी डेटा सोर्सेस, जो आप रिकॉर्ड्स की हेल्प से, जो प्रीवियस उसके हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, कोई उसने इन्वेस्टिगेशन कराई है या लैब इन्वेस्टिगेशन या कोई ब्लड टेस्ट कराए हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, या किसी और हेल्थ केयर प्रोवाइडर से पहले उसने जो ट्रीटमेंट लिया है वो पेपर्स उसके पास हैं. ठीक है, तो उनसे आपको सेकेंडरी डेटा मिलेगा, और वो जो जो जिन चीज़ों की हेल्प से आपको ये सेकेंडरी डेटा मिलेगा, कोई भी प्रीवियस हेल्थ रिकॉर्ड हो गए या लैब इन्वेस्टिगेशंस होगी, उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी डेटा सोर्सेज. तो आप प्राइमरी डेटा सोर्सेज यानी कि क्लाइंट, और सेकेंडरी डेटा सोर्सेज यानी जो भी उसके पास हेल्थ से रिलेटेड उसके पेपर्स हैं, या किसी दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर का ट्रीटमेंट जो है वो पेपर्स हैं, तो उनकी हेल्प से आप जो है जनरल इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, कलेक्ट करेंगे. उसके बाद उसका कल्चर को आप कंसिडर करेंगे. कल्चर में जो है आपके कस्टम, जहाँ जो आपका बैकग्राउंड है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ क्या मान्यता है, क्या बिलीफ है, क्या वैल्यूज़ हैं. ठीक है, वो सर मान लीजिए आपने हाथ में कुछ ऐसी, आपके गले में कोई ऐसी चीज़ बंधी हुई है जो आप स्पिरिचुअली आप उसे बहुत मानते हैं, या आप उसे उतार नहीं सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कई लोगों के, कई जो फीमेल्स होती हैं, उनके उसमें जो चूड़ियों का, कांच की चूड़ियों का उतारना अशुभ माना जाता है. तो आप उनके बिलीव्स को जो है हर्ट नहीं करेंगे. ठीक है, उसका कोई अल्टरनेटिव हो सकता है, तो आप वो उनको सजेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो आप क्लाइंट की लैंग्वेज
जो जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं उस चीज़ को कंसिडर करेंगे। आप ये उसको नहीं बोलेंगे कि नहीं नहीं मुझे तो ये कुछ नहीं समझ में आ रहा, तुम जो बोल रहे हो तुम जाओ यहाँ से, ऐसे कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। तो उसकी लैंग्वेज को कंसिडर करना है, समझने की कोशिश करनी है, उसके कस्टम्स हैं जो उनको कंसिडर करना है, उसके बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो हर एक क्लाइंट के जो ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। जो भी पेशेंट आपके पास आता है हर कोई डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, तो ये सारी चीज़ें आपने कंसिडर करनी है। उसके बाद है प्रिपेयरिंग द क्लाइंट एंड एनवायरनमेंट। इसके लिए जो है आप चाहे होम विजिटिंग के लिए गए हैं, चाहे पेशेंट आपके पास हेल्थ सेंटर पे आया है, पीएचसी सीएचसी सब सेंटर पे आया है, ठीक है, या आप किसी स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के अंडर स्कूल में गए हैं, ठीक है, तो या किसी ऑक्यूपेशनल हेल्थ किसी फैक्ट्री में गए हैं, किसी कंपनी में गए हैं एज अ ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स, तो आपने ये वहाँ पे जाके पेशेंट को काम करना है, मतलब उनकी एंग्जाइटी को रिलीव करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे एंग्जाइटी को रिलीव? उसका ट्रस्ट गेन करके, उसके साथ बातचीत करके, कम्युनिकेशन बढ़ा के और अच्छा आईपीआर मेंटेन करके, ठीक है। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है ताकि पेशेंट को उस एनवायरनमेंट में एंग्जाइटी ना हो, गुस्सा नहीं करना, ठीक है, उसको तसल्ली देनी है, उसको उसका ट्रस्ट गेन करना ताकि वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर कर सके। फिर है ऑर्गेनाइजिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग। ऑर्गेनाइजिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग में आएगा जो भी आप डेटा कलेक्ट किया है आपने, उसको आप ऑर्गेनाइज करोगे और उसको जो है रिकॉर्ड करोगे, डॉक्यूमेंट करोगे। ये हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रोसेस है इसका, कि पहले आप डेटा कलेक्ट करते हो, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हो, फिर उसको वैलिडेट करते हो और फिर उसको लास्ट में डॉक्यूमेंट करते हो। तो इसी तरीके से आपको जो है ये डेटा कलेक्ट करना है। उसके बाद क्लाइंट के साथ इंट्रोडक्शन करोगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे कि आप कौन हो, आपका डेजिग्नेशन क्या है, आप किस लिए आए हो, आप कहाँ से आए हो, आपका पर्पस क्या है हेल्थ असेसमेंट का, ठीक है, कि आप क्यों करना चाहते हो हेल्थ असेसमेंट। तो उसको ये सारी चीज़ें बतानी है, अच्छे से एक्सप्लेन करनी है ताकि उसकी एंग्जाइटी रिलीव हो सके। डिस्क्राइब असेसमेंट एज अ सीरियस क्वेश्चन अबाउट द क्लाइंट्स पास्ट एंड प्रेजेंट स्टेट ऑफ हेल्थ फॉलोड बाय अ फिजिकल एग्जामिनेशन। उसको ये बताना है कि असेसमेंट आपके जो हेल्थ है उसकी पास्ट हिस्ट्री और जो प्रेजेंट इलनेस है उसके बारे में आपसे कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे और साथ के साथ फिज़िकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। ये सब चीज़ें असेसमेंट में आएंगी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सब्जेक्टिव डेटा ऑब्टेन करोगे। सब्जेक्टिव डेटा कैसे कलेक्ट करोगे? सब्जेक्टिव डेटा कौन सा होता है? जो आप क्लाइंट से, जो आप पेशेंट से पता करते हो, जो पेशेंट आपको बताएगा, वो होता है सब्जेक्टिव डेटा। अब वो कैसे कलेक्ट करोगे? वो आप इंटरव्यू, ठीक है, क्वेश्चन करोगे उससे। तो इंटरव्यू करके जो है आप डेटा कलेक्ट करोगे, कौन सा, सब्जेक्टिव डेटा। तो इसके गोल्स क्या हैं इंटरव्यू के, किस लिए क्या करना है आपने इंटरव्यू में? आपने ऑब्टेन करनी है क्लाइंट की हिस्ट्री और परसेप्शन ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस। कोई भी उसका जो बीमारी से रिलेटेड कोई भी हेल्थ हिस्ट्री है, ठीक है, वो आपको पता करनी है और उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है वो कैसा रहा है उस बीमारी को के साथ, तो वो आपने पता करना है। फिर आइडेंटिफाई फैक्टर्स दैट ईदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली इन्फ्लुएंस द हेल्थ स्टेटस। आपने उससे ये पता करना है कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसकी हेल्थ स्टेटस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद डिस्क्राइब हाउ हेल्थ स्टेटस इन्फ्लुएंसेस द क्लाइंट्स एबिलिटीज़। आपको ये डिस्क्राइब करना है कि जो हेल्थ स्टेटस है क्लाइंट का, जो पेशेंट का करंट हेल्थ स्टेटस है, प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस है, उससे उसकी कैपेबिलिटीज़ पे या उसकी जो काम करने की एबिलिटी, क्षमता है, उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसकी बीमारी का, उसकी हेल्थ स्टेटस का, ठीक है। उसके बाद है आइडेंटिफाई व्हाट चेंजेस द क्लाइंट हैड मेड टू अडेप्ट द हेल्थ स्टेटस। उसके बाद ये पता करना है कि क्लाइंट ने अपने हेल्थ स्टेटस को चेंज, पॉजिटिव वे में चेंज करने के लिए क्या क्या जो है नई आदतें
अडेप्ट की हैं, नई हैबिट्स अडेप्ट की हैं, अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को डायबिटीज़ है और आपने उसको ये चीज़ बताई है कि कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसकी डायबिटीज़ को, कि ज़्यादा वो अगर शुगर इनटेक वो ज़्यादा कर रहा है, उसका जो लाइफस्टाइल है वो सीडेंट्री है, मतलब वो कोई भी एक्टिविटी नहीं करता है, ना कोई एक्सरसाइज, ना कोई वॉक, ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी किसी भी तरह की, ठीक है, ओबीज होता जा रहा है, तो उससे उसके हेल्थ स्टेटस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसकी शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल बढ़ता जा रहा है, उससे क्या हो सकता है, उसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, उसको स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स कैन अकर। तो उसके बाद आपके ये समझाने के बाद उसके लाइफस्टाइल में उसने क्या चेंज किया है, क्या वो एक्सरसाइजेस करने लग गया है, क्या वो उसने शुगर इनटेक कम कर दिया या बंद कर दिया है, क्या उसने जो है अपनी डाइट जो है वो चेंज कर ली है, ठीक है। तो इस तरह से वो ये जो है आपने ये इंटरव्यू के गोल्स हैं कि उस आपने ये चीज़ें उसमें इंटरव्यू में अपने में पता करनी है। उसके बाद है आइटम्स टू बी डिस्कस्ड इन द क्लाइंट इंटरव्यू। क्या क्या चीज़ें आपने क्लाइंट के साथ जब इंटरव्यू करोगे तो डिस्कस करनी है। पहला, रीज़न फॉर सीकिंग हेल्थ केयर, उसका वह यहाँ पे हेल्थ सेंटर पे क्यों आया है, ठीक है, क्या रीज़न है उसके लिए, क्या प्रॉब्लम्स हैं उसकी, ठीक है, तो उसके प्रॉब्लम्स के बारे में पता करना है कि वो किस लिए, किस वजह से आया है, उसको पेट में दर्द है, उसको दांत में दर्द है, क्या रीज़न है उसका। हेल्थ हिस्ट्री, उसकी जो पास्ट कोई हेल्थ हिस्ट्री है वो पता करनी है। पेन असेस करोगे, अगर कोई पेन है उसे, तो उसका स्कोर कितना है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, तो पेन असेस करना है। उसके बाद हेल्थ परसेप्शन एंड हेल्थ मैनेजमेंट, उसकी हेल्थ को लेके क्या परसेप्शन है, ठीक है, कि भाई जो है ठीक है, अगर बीमार भी रहे तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, सब ऐसे ही हो रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह की परसेप्शन है। या उसका जो है अपनी हेल्थ को लेके कि हाँ मेरी हेल्थ जो है बिगड़ रही है, इसे मुझे ठीक करना है, ठीक है, ये परसेप्शन है। हेल्थ मैनेजमेंट, अपनी हेल्थ को लेके वो क्या जो है क्या उसने काम किए हैं हेल्थ ठीक करने के लिए, ठीक है, इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद एक्टिविटी एंड एक्सरसाइजेस, उसकी एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेस के बारे में पता करना है। पोस्चर कैसा है उसका, कैसे बैठता है, कैसे सोता है, कैसे खड़े होता है, कैसे चलता है, गेट कैसा है, चलने का स्टाइल कैसा है, उसका बैलेंस बना पाता है या नहीं बना पाता है, ठीक है। डिक्रीज्ड मोबिलिटी, उसकी जो मोबिलिटी है, मूवमेंट्स हैं, वो कम तो नहीं हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये चीज़ें डिस्कस करनी है। उसके अलावा न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म, उसका जो डाइट है वो कैसी है, क्या क्या खाता है, ठीक है, और मेटाबॉलिज्म कैसा है, उसका खाना कितनी देर में पचता है उसे। एलिमिनेशन, उसका जो स्टूल पास करता है वो ठीक से पास करता है या नहीं करता है, एलिमिनेटरी हैबिट्स ठीक है उसकी या नहीं है। स्लीप एंड रेस्ट, उस नींद कितने घंटे की नींद लेता है, कितने घंटे वैसे रेस्ट करता है, ठीक है। तो कॉग्निशन एंड परसेप्शन में आपका जो है ब्रेन से रिलेटेड सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। तो मेंटल एक्टिविटीज़ उसके बारे में जो है पता करना है। सेल्फ परसेप्शन एंड सेल्फ कंसेप्ट, अपने बारे में वो क्या सोचता है, अपने बारे में उसकी क्या राय है, ठीक है, वह क्यों आया है इस दुनिया में, क्या करना चाहता है, ठीक है। रोल्स एंड रिलेशनशिप्स, उसका जो रोल है सोशल रोल या फैमिली में उसका क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके दूसरों के साथ कैसे रिलेशनशिप्स हैं, फैमिली में, सोसाइटी में, ठीक है, अदर रिलेटिव्स के साथ। कॉपिंग एंड स्ट्रेस टॉलरेंस, उसका कोई भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो खुद से कितना कॉप अप कर पाता है, कितना सॉल्व कर पाता है अपने आप उस प्रॉब्लम को, और वो स्ट्रेस लेवल को कितना टॉलरेट कर सकता है, कितना स्ट्रेस वो झेल सकता है। सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्शन, अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में क्या उसके विचार हैं, रिप्रोडक्शन के बारे में क्या सोचता है वो, ठीक है। रिप्रोडक्शन मतलब अगर फीमेल क्लाइंट है
तो आपने पता करना है कि उसकी कोई ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री, कितने बच्चे हैं कितने नहीं हैं, ठीक है, इस तरह से शादी हुई है नहीं हुई है, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स, उसके क्या विचार है, क्या मान्यताएं हैं, ठीक है, वो क्या मानता है क्या। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपने उससे इंटरव्यू के टाइम पे डिस्कस करनी है। अब आपने ये सब्जेक्टिव डेटा आपने कलेक्ट कर लिया, हाँ, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट कौन करता है? जो भी कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, हेल्थ वर्कर है, या अभी इस केस में कम्युनिटी हेल्थ नर्स, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव डेटा आप कैसे ऑब्टेन करेंगे? फिज़िकल एग्जामिनेशन के थ्रू। फिज़िकल एग्जामिनेशन मैंने आपको बताया था 4 टेक्निक्स होती है: इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब उसके बाद हम देखेंगे कि हेड टू टो फिज़िकल असेसमेंट, जो अलग अलग सिस्टम है हमारे बॉडी सिस्टम्स हैं, आप एनाटमी फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हो बॉडी सिस्टम्स, तो उन बॉडी सिस्टम्स की हेड टू टो फिज़िकल असेसमेंट आप कैसे करोगे इन जनरल किसी भी पर्सन की, ठीक है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि एज वाइज इन्फेंट की हेल्थ असेसमेंट कैसे करनी है, टॉडलर की हेल्थ असेसमेंट कैसे करनी है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की कैसे करनी है, उसके बाद अडोलेसेंट्स की कैसे करनी है हेल्थ असेसमेंट, प्रेग्नेंट जो मदर है उसकी हेल्थ असेसमेंट कैसे होती है, एल्डरली हैं उनकी हेल्थ असेसमेंट कैसे करनी है हमें, ठीक है। तो अभी हम इन जनरल देख रहे हैं कि हेड टू टो फिज़िकल असेसमेंट कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हेड, फेस और नेक की असेसमेंट, इसमें हम हेड में देखेंगे असेसमेंट ऑफ कॉग्निशन, यानी कि हम ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी जो ब्रेन फंक्शन और मोटर रिस्पॉन्सेज हैं हमारे, तो इसमें हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। न्यूरो मतलब रिलेटेड टू नर्व्स, ठीक है, स्टडी ऑफ नर्व्स। नर्व्स कहाँ होती हैं? ब्रेन से रिलेटेड जो है, ब्रेन और नर्व्स से रिलेटेड नर्वस सिस्टम में हम पढ़ते हैं, तो हम इसमें न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कॉग्निशन के लिए। ऑब्जेक्टिव डेटा कंसर्निंग द क्लाइंट्स कॉग्निटिव एबिलिटीज़ आर ऑब्टेन्ड थ्रू द न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन टू असेस ब्रेन फंक्शन एंड मोटर रिस्पॉन्सेज। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करके हम उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का पता लगा सकते हैं कि उसके जो ब्रेन कैसा फंक्शन कर रहा है और उसके मोटर रिस्पॉन्सेज क्या है। मोटर रिस्पॉन्सेज होते हैं जब हमारा ब्रेन हमें सिग्नल देता है तो हम, हमारी जो मसल्स हैं या हमारा कोई भी बॉडी पार्ट है वो काम करता है, ठीक है, तो वो उसको मोटर रिस्पॉन्स कहते हैं। तो इसमें कॉग्निशन में आप क्या क्या देखेंगे? पहले आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कि आपको अपने आसपास कितनी अवेयरनेस है, आप कितने अवेयर हो। आप क्लाइंट्स का जो है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जब चेक करोगे तो आप देखोगे कि जो पेशेंट है, वो जो क्लाइंट है, वो अपने आसपास की सराउंडिंग से, अपने एनवायरनमेंट से कितना अवेयर है। उसे पता है कि वो कौन है, उसे पता है कि अभी दिन में क्या टाइम हुआ है, दिन है रात है और कितने बजे हैं, कौन सी जगह पे है वो। तो ये सारी चीज़ें जो है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में आती है। इज़ द अवेयरनेस ऑफ एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। नॉर्मली ए पर्सन respond to environmental stimuli with appropriate verbal and motor activity, attentive, cooperative and completely oriented to self, time and place। क्या कह रहे हैं कि अगर कोई एनवायरनमेंट में, मतलब अगर बाहर, अगर मान लीजिए बहुत गर्मी है, आपने फ़ैन ऑफ कर दिया, एसी ऑफ कर दिया, तो क्या उसे पता लग रहा है कि उसे पसीना आ रहा है या उसे गर्मी फील हो रही है? हाँ, या फिर बहुत ठंड हो रही है, या फिर आपने उसे पिन चुभाई तो उसे उस स्टिमुलस का पता लग रहा है कि क्या है, पेन फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से उसको जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उसका चेक करेंगे हम, और वो ओरिएंटेड है कि नहीं खुद से, कि वो कौन है, उसके आसपास वाले कौन हैं, टाइम क्या हुआ है, दिन है रात है, दोपहर हो रही है, शाम हो रही है, सुबह सुबह है, ठीक है, प्लेस कहाँ पे है वो इस टाइम पे। तो आप ये सब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में चेक करेंगे। उसके बाद आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में वही है
जो मैंने आपको भी बताया है कि आप उस इवेल्युएट करेंगे कि वो अपने वो टाइम, प्लेस और पर्सन से ओरिएंटेड है कि नहीं, उसे पता है कि क्या टाइम हुआ है या नहीं है, प्लेस कहाँ, कौन सी जगह है, कहाँ पे है वो, ठीक है, पर्सन खुद कौन है और आसपास वाले कौन है, इसके बारे में उसे पता है, ओरिएंटेड है वो या नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि ये जानना किस लिए ज़रूरी है, अगर उसे ये नहीं पता होगा कि वो कौन है, क्या टाइम हुआ है, दिन है, रात है, किस जगह पे वो, जब इन्हीं चीज़ों का नहीं पता होगा तो आप जो वो इन्फॉर्मेशन आपको देगा तो आप वो कैसे मान सकते हो कि वो सही है या नहीं है, एक्यूरेट है या नहीं है, ठीक है। तो जब आप ये पता कर लोगे कि उसे वो वेल ओरिएंटेड है टू द टाइम, प्लेस एंड पर्सन, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो भी करेक्ट है, वो भी एक्यूरेट है। उसके बाद है मूड, उसका मूड चेक करेंगे हम। एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ मूड में इंडिकेट साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। नॉर्मल मूड क्या होता है? नॉर्मल मूड इज़ डिस्क्राइब्ड एज हैप्पी और प्लेजेंट। डिप्रेशन इज़ बीइंग ओवरली सैड, ठीक है। अगर आप नॉर्मल मूड की बात करें तो लोग खुश मिजाज रहते हैं, ठीक है, नॉर्मल है। तो अगर बहुत ज़्यादा सैड है तो डिप्रेशन होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो मूड चेक करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि कोई अगर मान लीजिए साइकोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो वो एबनॉर्मलिटी को रूल आउट करने के लिए हम मूड चेक करेंगे, असेस करेंगे। उसके बाद लैंग्वेज एंड मेमोरी, उसकी लैंग्वेज और मेमोरी को असेस करेंगे। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, उसके पास्ट के बारे में पूछेंगे ताकि उसकी मेमोरी का पता लग सके। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फीमेल से उनकी लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट पूछ सकते हैं, जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल थी उसकी डेट क्या थी, ठीक है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें जो है आप पूछ सकते हैं, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा उसकी मेमोरी कैसी है। उसके बाद है सेंसरी एड्स। अब आप सेंसरी फंक्शंस चेक करेंगे। सेंसरी सिस्टम में आपने पढ़ा है, सेंसरी सिस्टम में आपकी क्या क्या चीज़ें आएंगी। आइज़ आ जाएंगी आपकी, ठीक है। उसके बाद आपके ईयर्स आ जाएंगे, नोज़ आ जाएगी आपकी, टंग आ जाएगी आपकी, ठीक है, और आपकी स्किन आ जाएगी। तो ये सारे आपके सेंसरी सिस्टम में आते हैं। अब सेंसरी एड्स में सबसे पहले डॉक्यूमेंट द यूज़ ऑफ ग्लासेस। आप जो है ये सारी चीज़ें आप डॉक्यूमेंटेशन में लिखेंगे, रिकॉर्ड्स में अपने लिखेंगे कि पेशेंट ग्लासेस यूज़ करता है या नहीं करता है, उसे दूर के उसके जो उसको कॉन्टैक्ट लेंस लगे हैं या नहीं लगे हैं, हियरिंग एड कोई लगी है या नहीं, कान की मशीन जिसे कहते हैं हमें सुनने वाली, और कोई दूसरे ऐसे असिस्टिव डिवाइसेस जो कि क्लाइंट की हेल्थ असेसमेंट में इम्पॉर्टेंट है। आपको वो डॉक्यूमेंट करने लिखने ज़रूरी हैं, रिकॉर्ड करने ज़रूरी हैं। तो ऐसी चीज़ें आप जो है आप उसके बारे में भी डॉक्यूमेंट करेंगे कि क्लाइंट को स्पेक्स लगे हुए हैं या क्लाइंट जो है दूर की नज़र के चश्मे हैं, पास की नज़र के चश्मे हैं, ये सारी चीज़ें आपने नोट डाउन करनी है। फिर है विजुअल इक्विटी। विजुअल इक्विटी उसकी चेक करने के लिए, उसकी जो आँखों की रोशनी चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, ये रूटीन हेल्थ एग्जामिनेशन में होता है, ठीक है। तो आप वो स्नेलन ई यूज़ करते हैं ना, जो एक बड़ा वर्ड होता है फिर छोटा लाइन आती जाती है, ठीक है, कहीं भी आप जाते हो तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं उसकी वो चेक करने के लिए हेल्थ सेंटर में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट एंड विजुअल फील्ड्स। एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट्स और विजुअल फील्ड्स होते हैं कि आप उसको आँखों को ऊपर, आप कहोगे क्लाइंट को ऊपर देखो, नीचे देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, डायगनली देखो, पूरा जो है राउंड करके आइज़ को रोटेट करो, ठीक है। तो इससे आपको जो चारों तरफ जो है वो जो एक तो आइज़ की मूवमेंट और आपकी जो विजुअल फील्ड है, विजुअल फील्ड मतलब आप अगर सामने देख रहे हैं, क्लाइंट अगर सामने देख रहा है तो उसके अपने आसपास कितना कहाँ तक नज़र आ रहा है, उसकी
उसके दिमाग में क्या चीज़ जा रही है, कि अपने आसपास उसकी क्या क्या चीज़ दिख पा रही है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम विजुअल फील्ड। तो ये सारी चीज़ें चेक करनी ज़रूरी हैं। उसके बाद आप क्या चेक करोगे, उसका प्यूपिल चेक करोगे, पैपिलरी रिफ्लेक्सेस चेक करोगे। आपने ये सारे जो पार्ट्स हैं, आई के पार्ट्स हैं, ये सारे आपने एनाटमी फिजियो में पढ़े हैं, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। तो आप उसके प्यूपिल का साइज़ देखोगे, शेप देखोगे, एकोमोडेशन देखोगे, कहाँ है पोजीशन उसकी, रिएक्शन लाइट, अगर आप लाइट टॉर्च लाइट उसे आँख में डालते हो तो क्या रिएक्शन होता है। नॉर्मली जो प्यूपिल होते हैं वो ब्लैक और राउंड होते हैं, और वो जो है जब आप कोई भी टॉर्च या कोई ब्राइट लाइट सोर्स उसमें आँखों में डालते हो तो वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो ये अगर मान लीजिए प्यूपिल क्लाउडी फील हो रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है उसे कैटरेक्ट हो। अगर डायलेटेड है प्यूपिल, अगर आप टॉर्च लाइट डाल रहे हो और फिर भी वो डायलेट है, बड़े ही है, ठीक है, नॉर्मल से, तो ग्लूकोमा भी हो सकता है। उसके बाद यूनिलेटरल चेंजेस इन प्यूपिल रिफ्लेक्सेस कैन सिग्निफाई increased intracranial pressure caused by tumor, trauma और cerebrovascular accident। अगर कोई यूनिलेटरल चेंजेस आता है प्यूपिल रिफ्लेक्सेस में, मतलब एक तरफ ही चेंज आ रहा है, एक आँख में, एक आँख के प्यूपिल में, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। कोई इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से कोई ट्यूमर हो गया है ब्रेन में, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो रहा है, उसकी वजह से आई पे प्रेशर आ रहा है। कोई ट्रॉमा हो गया है, ठीक है, कोई सेरिब्रोवास्कुलर, सिर पे चोट लगी है किसी एक्सीडेंट में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप क्रेनियल नर्व की असेसमेंट करोगे। क्रेनियल नर्व जो है आइज़ को सप्लाई करती है, सेंसरी जो आपके सिस्टम है उसको सप्लाई करती हैं, तो आप क्रेनियल नर्व की असेसमेंट भी करोगे इसके लिए। उसके बाद एक्सटर्नल और इंटरनल आई स्ट्रक्चर्स को असेस करोगे। जो आपका एक्सटर्नल आई स्ट्रक्चर होता है उसमें, मतलब जो बाहर से दिखाई दे रहा है, वो उसमें किसी भी तरह का कोई लीज़न नहीं होना चाहिए, कोई घाव या कुछ गांठ या कोई किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन, सूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जब कोई भी, अगर कोई भी चीज़ उसके आँख के आपके पास आती है तो वो ब्लिंक करेगी, वो झपकेगी, ठीक है, ये रिफ्लेक्स होता है, तो ब्लिंक रिफ्लेक्स होना ज़रूरी है, दिस इज़ नॉर्मल, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने चेक करनी है पेशेंट की। फिर ऑप्थेल्मोस्कोप से आपको जो है इंटरनल आई स्ट्रक्चर जो है चेक करना है। उसमें इंटरनल आई स्ट्रक्चर में रेटिना, ऑप्टिक नर्व डिस्क, रेटिनल वेसल्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इंटरनल आई स्ट्रक्चर में जो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद ऑडिटरी असेसमेंट आती है। ऑडिटरी यानी कि सुनने, हियरिंग फंक्शन, ठीक है, ऑडिटरी फंक्शन जो है आपने चेक करना है ईयर को, तो कि क्लाइंट को कितना सुनाई देता है, नॉर्मल कन्वर्सेशन उसे सुनाई देती है या वो ऊंचा सुनता है, ठीक है, तो ये आपने चेक करना है। एक्सटर्नल ईयर आपने चेक करना है कि कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। एक्सटर्नल ईयर मतलब जो आप बाहर से देख सकते हो, तो आपने जो है चेक करना है किसी भी तरह की कोई सूजन तो नहीं है, या आपके जो पेशेंट है उसके कान में कोई सेरेमिन तो नहीं जमा हो। सेरेमिन वैक्स, जो ईयर वैक्स होता है उसे सेरेमिन कहते हैं, तो वो तो नहीं जमा हो रखा है, ठीक है। वाइल द ऑटोस्कोप, एक हमारे पास ऑटोस्कोप होता है, जैसे ऑप्थेल्मोस्कोप होता है आई के लिए, ऐसे ही ऑटोस्कोप होता है एक इंस्ट्रूमेंट, वो उससे हम जो है अपना ईयर कैनाल और ईयर ड्रम जो है चेक कर सकते हैं अंदर से, ठीक है। उसके बाद असेसमेंट ऑफ द माउथ, आप माउथ को असेस करेंगे, बकल म्यूकोजा, टीथ, लिप्स, गम्स, टॉन्सिल्स, यूवुला, ये सारी चीज़ें आप जो है चेक करेंगे कि सब इंटैक्ट है कि नहीं है। जैसे कि लिप्स को आप देखेंगे कि कलर कैसा है लिप्स का, मॉइस्चर्ड है कि नहीं है, ठीक है, ड्राई लिप्स तो नहीं है, कहीं क्रैक्स तो नहीं है, फटे तो नहीं हुए, या लीजन्स, किसी भी तरह का कोई घाव, ठीक है, ये तो नहीं है। बाय यूजिंग ब्राइट लाइट एंड अ टंग, इंस्पेक्ट द mucous membrane, teeth and gums which should appear pink and moist.
जो आपके जो माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन है, टीथ और गम्स हैं, ठीक है, वो आप पिंक होने चाहिए, मॉइस्ट होने चाहिए। टीथ हैं आपके वो इंटैक्ट होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए और हाइजीनिक होने चाहिए। और जो व्यूला है आपका वो थोड़ा सा दिखना चाहिए, इट शुड राइज सिमेट्रिकली, एक जैसा दिखना चाहिए। और टॉन्सिल आपके पिंक और सिमेट्रिक होने चाहिए और थोड़े से दिखने चाहिए, स्लाइटली विजिबल होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। दूसरा आपने ये भी चेक करना है कि क्लाइंट को किसी भी तरह की टेस्ट में तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसे खट्टे को खट्टा ही टेस्ट आ रहा है, कड़वे का कड़वा ही टेस्ट आ रहा है, मीठे का मीठा ही टेस्ट आ रहा है, च्यू करने में तो कोई प्रॉब्लम, चबाने में तो कोई प्रॉब्लम, स्वेलो निगलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने पता करनी है। तो ये है आपका कि लिप्स एक बार देख लीजिए। लिप्स आपको पता है कहाँ होते हैं, हार्ड पैलेट ऊपर वाला होता है, आगे की साइड जो होता है, सॉफ्ट पैलेट पीछे वाला जो सॉफ्ट रीजन है हमारा वो होता है। टंग हो गई हमारी, देन ऑरोफेरिंक्स हो गया हमारा, जो बिल्कुल बक्कल कैविटी के पीछे वाला जो होता है। फिर टॉन्सिल साइड्स में आते हैं, 2 टॉन्सिल्स हो गए हमारे। व्यूला सेंटर में जो ये यू शेप जो स्ट्रक्चर है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, इससे जो है सलाइवा ये सिक्रीट करता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पार्ट्स हो गए ऑरल कैविटी के। उसके बाद है असेसमेंट ऑफ द नेक। नेक को कैसे असेस करोगे आप? पहले तो अस्कल्टेशन के थ्रू, अस्कल्टेशन आप करोगे स्टेथोस्कोप की हेल्प से, जो है नेक का जो साउंड सुनोगे, ब्लड फ्लो देखोगे, ठीक है, वो सुनोगे ब्लड फ्लो नॉर्मल है कि नहीं है। उसके बाद पैल्पेट द लिम्फ नोड फॉर एनलार्जमेंट। पहले आपने अस्कल्टेशन कर लिया, अब आप पैल्पेशन का यूज़ करते हुए, पैल्पेशन कैसे करते हैं हम, थोड़ा थोड़ा दबाते हैं, 3 या 4 फिंगर्स की हेल्प से हम जो है उसको थोड़ा सा दबाते हैं। एक लाइट पैल्पेशन होती है, एक डीप पैल्पेशन होती है, ये आप पढ़ चुके हो फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग में। तो आपने पैल्पेट करना है कि लिम्फ जो नेक में हमारी लिम्फ नोड्स होती हैं, लिम्फ नोड्स कहीं एनलार्ज तो नहीं हो गई या कोई सूजन तो नहीं है, टेंडरनेस तो नहीं है, ठीक है। जब कभी भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है किसी भी तरह का, तो लिम्फ नोड्स जो है, जब ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, लिम्फ नोड्स वो स्वेलिंग हो जाती है उनकी, टेंडर हो जाती हैं वो और एनलार्ज हो जाती हैं कभी कभी, ठीक है। तो आपने ये चीज़ चेक करनी है। फिर आपने नेक वीन्स जो होती हैं हमारी, वो कहीं डिस्टेंट तो नहीं हो रखी। फ्लूइड वॉल्यूम जब ज़्यादा हो जाता है, बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है, तो जो नेक की जो वेन्स होती हैं वो डिस्टेंड हो जाती हैं, ठीक है। तो ये इवेल्युएट करना है हमने। उसके बाद ट्रकिया, जो कि नॉर्मली स्ट्रेट और वर्टिकल पोजीशन में होता है, ठीक है। स्ट्रेट और वर्टिकल पोजीशन में आपने ये चेक करना है कि कहीं वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से जो है शिफ्ट तो नहीं कर गया, ठीक है। तो ये किस केस में हो सकता है? अगर लंग मासेस, अगर मान लीजिए आपके पेशेंट के लंग्स में जो है फ्लूइड एक्युमुलेट हो गया है, न्यूमोथोरैक्स हो गया है, या किसी भी तरह का कोई ट्यूमर है, ठीक है, उसकी वजह से जो ट्रकिया है वो अपनी नॉर्मल मिड लाइन पोजीशन से साइड में शिफ्ट हो सकता है। तो ये चीज़ भी आपने चेक करनी है कि ट्रकिया मिड लाइन में है। उसके बाद आस्क द क्लाइंट टू स्वेलो एज यू पैल्पेट द थायराइड ग्लैंड। आपको गले में जो है थायराइड ग्लैंड भी चेक करनी है और उसको स्वेलो करने के लिए बोलना है जब आप उसे पैल्पेट करते हो थायराइड ग्लैंड को। उसके बाद है असेसमेंट ऑफ स्किन, हेयर एंड नेल्स। आपने पेशेंट की स्किन चेक करनी है। स्किन से आपको पता लगेगा कि उसकी बॉडी का जो न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिज्म है, बॉडी को कैसा न्यूट्रिशन मिल रहा है और उसका बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसा है, स्किन के कलर से, स्किन के टेक्सचर से, ठीक है, ये सब आपको स्किन से पता लगेगा। स्कैल्प एंड हेयर्स, जो पेशेंट का स्कैल्प आप चेक करोगे, उसके बाल आप चेक करोगे, उनका कलर कैसा है, क्वांटिटी कैसी है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, टेक्सचर कैसा है, हाइजीन मेंटेन्ड है कि नहीं है, स्कैल्प साफ़ है या नहीं है, हेयर साफ़ है या नहीं है, ठीक है, किसी भी तरह का कोई नोड्यूल्स, गांठ तो नहीं है, लीजन, कोई घाव तो नहीं है,
एग्जामिन द बेस ऑफ द हेयर फॉर फॉलिकल फॉर पेस्ट इन्फेस्टेशन एंड डैंड्रफ। आपने जो बालों का जो जड़ होती है, बेस होता है, उसे चेक करना है कि किसी भी तरह का कोई फंगल इन्फेक्शन या डैंड्रफ तो नहीं है। पेस्ट में आप फंगस भी आ सकती है, ठीक है। इंस्पेक्ट नेल्स फॉर शेप, कलर एंड टेक्सचर। नेल आपने चेक करने हैं, उनके शेप कैसा है, कलर कैसा है नेल्स का, टेक्सचर कैसा है उनका, ठीक है। कई बार ब्रिटल होते हैं, टूटे टूटे नेल्स होते हैं, ठीक है। तो किसी भी जो है उसकी कमी, न्यूट्रिएंट की कमी के कारण ऐसा हो सकता है। फिर स्किन टर्गर। स्किन टर्गर आप कैसे चेक करते हैं टर्गर? थोड़ा सा स्किन का एरिया मीडियल आर्म में, आपका जो आर्म है, हाथ है जो आपका, उसके मिड में जो है आप थोड़ा सा स्किन पिंच करेंगे, या एंटीरियर चेस्ट में आप थोड़ा सा स्किन पिंच करेंगे। एंड नोटिंग हाउ क्विकली इट रिटर्न्स टू पोजीशन, और कितनी देर में जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। आपने जो एल्डरली लोगों का देखा होगा, जो एज्ड पीपल होते हैं, बूढ़े लोग जो होते हैं, उनका जो स्किन टर्गर कम होता है, ठीक है। तो उनको जब आप स्किन उनकी पिंच करते हैं तो वापस आने में टाइम लगाती है उनकी स्किन, ठीक है। तो इसका, और कई बार जब माल नरिश्ड चाइल्ड होता है कोई, तो उसकी स्किन भी ऐसी हो जाती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है, एजिंग, ज़्यादा एज है उसकी वजह से हो सकता है, या वेट लॉस ज़्यादा हो गया है उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद स्किन लीजन्स आपने चेक करने हैं। स्किन लीजन, किसी भी तरह की कोई घाव तो नहीं है। अगर कोई स्किन लीजन है, घाव है, तो क्या साइज़ है, क्या कलर है, क्या टाइप है, कहाँ पे है वो लीजन, ठीक है। ये आपने रिकॉर्ड में राइट डाउन करना है। उसके बाद वुंड्स चेक करोगे आप, किसी तरह का कोई एक्सीडेंट, प्रेशर या सर्जरी की वजह से घाव हो सकता है, तो ये आपने नोट डाउन करना है। वुंड का कलर कैसा है, करेक्टर कैसा है, उसके बाद अमाउंट ऑफ ड्रेनेज, पस फॉर्मेशन तो नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही उसमें से, ठीक है। और उसके वुंड के आसपास का एरिया कैसा है, ये भी आपने चेक करना है। उसके बाद आपने नेल्स चेक करने हैं। नेल्स में आपने जो है नेल बेड और फिंगर जो है उसका उसमें अगर उसका एंगल इंक्रीज़ हो गया तो क्लबिंग ऑफ नेल, इसका मतलब है कि क्रॉनिक हाइपोक्सिया है, कि आप जो वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँच नहीं पा रही है, ठीक है। तो विद एडवांस क्लबिंग द नेल बिकम लेस एडहेरेंट टू द बेस ऑफ द नेल एंड फेल स्पंजी, द नेल एंड फिंगर टिप्स अपीयर्स लार्ज एंड स्वॉलन। जो अगर आपको बहुत लंबे टाइम से ऑक्सीजन हाइपोक्सिया, मतलब ऑक्सीजन की कमी जब होती है, ठीक है, अगर बहुत लंबे टाइम से आपको क्रॉनिक हाइपोक्सिया है, तो उसके इसमें क्या होगा कि जो आपके जो नेल्स हैं वो स्पंजी हो जाएंगे, ठीक है, और नेल्स और फिंगर टिप्स जो है बड़ी बड़ी दिखाई देंगी और सूजी हुई दिखाई देंगी, ठीक है। उसके बाद है कार्डियक असेसमेंट। कार्डियक असेसमेंट में आप जो है हार्ट अस्कल्टेशन करेंगे। बेसिकली जो मेजर एरियाज़ हैं कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट के, वो हैं रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। आपने ये क्या जानना है, कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट करोगे तो आपने क्या देखना है कि कोई किसी तरह का कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होने के चांसेस तो नहीं है। रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं उसके, कि भाई ओबीज़ है, डायबिटीज़ है, उसे हाइपरटेंसिव है, कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं। उसके बाद साइन सिम्टम्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसफंक्शन। कार्डियोवास्कुलर डिसफंक्शन के अगर कुछ है प्रॉब्लम उसको कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड, तो उसके साइन और सिम्टम्स चेक करने हैं। द इम्पैक्ट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसफंक्शन और एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स। जो कार्डियोवास्कुलर डिसफंक्शन है, जो कोई भी प्रॉब्लम है, उसका क्या इफ़ेक्ट आ रहा है उसकी डेली लिविंग पे, पेशेंट की जो डेली वो काम अपनी एक्टिविटीज़ करता है डे टू डे लाइफ में,
उसके बाद है स्पेसिफिक एडेप्टेशन टू कार्डियक और सर्कुलेटरी इम्पेयरमेंट, और उसने अपने जो कार्डियक या सर्कुलेटरी इम्पेयरमेंट के लिए, जो कार्डियोवास्कुलर डिसफंक्शन के लिए ठीक करने के लिए क्या जो है स्पेसिफिक एडेप्टेशन की है, लाइफस्टाइल में अपने क्या चेंजेस किए हैं। तो पहले ये देखेंगे हम, ये अस्कल्टेशन, ये जो आपने रेड राउंड्स देख रहे हैं, रेड सर्कल्स आप देख रहे हैं, ये एरियाज़ पे आप पैल्पेट कर सकते हैं और अस्कल्टेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो है आयोर्टिक, पल्मोनिक, ट्राइस्कस्पिड और मिट्रल वॉल्व्स होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वो पोजीशंस हैं, ये वो साइट्स हैं जहाँ पे आपको पैल्पेट और अस्कल्टेट करना होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कार्डियक असेसमेंट में आप क्या करोगे। सबसे पहले आप अस्कल्टेट करोगे, अस्कल्टेट करके आप जो है हार्ट साउंड सुनोगे, S1 S2 हार्ट साउंड्स जो है आप सुनोगे। उसके बाद इंस्पेक्शन में आप जो है पेशेंट लेटा होगा, आप उसको इंस्पेक्ट करोगे कि मूवमेंट कैसी है, ठीक है। जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है तो जो लेफ़्ट जो आपका हार्ट है वो एंटीरियर चेस्ट वॉल पे जाके मतलब उठता है, ठीक है। तो वो चीज़ आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है पैल्पेशन। पैल्पेशन में आप जो है अपनी फिंगर्स का यूज़ करके लाइट टैप करोगे, ठीक है, फिंगर्स को। तो आपने वो साइट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि कहाँ आपको पैल्पेट करना होता है। उसके बाद है रेस्पिरेटरी असेसमेंट। रेस्पिरेटरी असेसमेंट में आपने क्या देखना है, सबसे पहले इंस्पेक्शन करनी है रेस्पिरेटरी असेसमेंट में। इसमें आपने फोकस करना है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द थॉरेक्स का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है पेशेंट का, साइन ऑफ लेबर्ड ब्रीदिंग, अगर उसको ब्रीद करने में, सांस लेने में कोई तकलीफ़ हो रही है तो उसके साइंस आपने नोट डाउन करने हैं। और आपने ऑब्ज़र्व करना है स्किन और नेल्स को, ठीक है। स्किन और नेल्स को क्यों ऑब्ज़र्व करना है कि अगर आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स आएगा, ठीक है, लंग्स अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो पेरिफेरल सिस्टम तक जो है आपकी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। तो आपको स्किन और नेल्स को इसलिए चेक करना है कि ब्लूइश कलरेशन तो नहीं आ रही कहीं, ठीक है। ब्लूइश डिस्कलरेशन का मतलब है कि वहाँ तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही है। आप नेल्स चेक करोगे, स्किन चेक करोगे हाथों की, पैरों की, ठीक है। तो पैल्पेशन इंस्पेक्शन आपकी हो गई। उसके बाद पैल्पेशन में जो है आपने देखना है कि कोई पेन तो नहीं है, चेस्ट और चेस्ट वॉल के एरिया में कोई पेन तो नहीं है, ठीक है। तो चेस्ट एक्सपेंशन मतलब आपने दोनों तरफ की जो चेस्ट है, दोनों तरफ के लंग्स हैं जो इक्वली जो है एक्सपेंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ट्रकियल डेविएशन देखनी है, कोई ट्रकिया पे कोई टेंडरनेस तो नहीं है, ठीक है, मास तो नहीं है, कोई एक्स्ट्रा जो मास होता है या बल्ज, ठीक है, कुछ ऐसा अलग से कुछ उभरा हुआ कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है, या कोई क्रैकलिंग फीलिंग तो नहीं है।